नमस्कार, मैं अतुल वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम बात करेंगे आज के वीडियो में कि जो अगर लड़ाई हो रही हो, यानी जो आप डरते हैं वर्ल्ड वार हो जाएगा या बहुत बड़ी लड़ाई हो जाएगी, ये भी ईरान और इजराइल के बीच में लड़ाई है, कभी कहीं और लड़ाई होने लगे, तो अगर लड़ाइयाँ होती हैं दुनिया भर में तो क्या रिएक्शंस आते हैं, किस तरह से बाजारें परफॉर्म करती हैं, और उसको हम जोड़ने की कोशिश करेंगे बाजारों में, स्टॉक्स में, पोर्टफोलियो के हिसाब से बाइंग को लेकर के। और यहाँ पर मैं करीब करीब जो है आपके पास करीब 90 साल या 100 साल में जो बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं उनकी आपके सामने एक विगतवार रखूंगा, और साथ में हम कोशिश करेंगे उनके साथ स्टॉक मार्केट को जोड़ के देख पाएं। जाहिर सी बात है, चूंकि हम 100 साल का डेटा एनालाइज करना चाहते हैं तो भारतीय बाजारों के संदर्भ में तो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि भारत की बाजारें उससे काफ़ी छोटी हैं। 90 के बाद से हमारे पास इंडिया के डाटा है, तो वहाँ पर से तो हम इंडिया का डाटा चर्चा कर सकते हैं, बट उसके पहले जो है जाहिर सी बात है कि हमको अमेरिकन स्टॉक मार्केट को देख करके चलना पड़ेगा। यद्यपि यहाँ पर एक बात आपको समझना चाहिए कि जिस तरह से फिलहाल दुनिया भर में माहौल बना हुआ है और उसको लेकर के काफ़ी लोग डरे हुए हैं, ऐसी स्थिति में भी इजराइल और ईरान दोनों जगहों पर जो स्टॉक मार्केट है वो लगभग अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो जिन दो देशों के बीच के लड़ाई को लेकर के दुनिया वर्ल्ड वॉर कराने पे लगी पड़ी है, और मीडिया अगर आप देखते हैं, मेन स्ट्रीम इंडियन मीडिया, वहां तो रोज ही एक परमाणु बम फट रहा होता है। उन जगहों को देख करके जब निवेशक के रूप में आप भारतीय बाजारों में आते हैं तो आप एक डरे सहमे हुए निवेशक बनते हैं, और अल्टीमेटली आपसे कोई शेयर खरीदा नहीं जाता या होल्ड भी किया नहीं जाता, और वो लोग जो बाजार में आपको थोड़ी भी बुलिश बातें करते नजर आते हैं, आप उनके काउंटर में खड़े हो जाते हैं। तो अब देखते हैं वर्ल्ड वार जो सेकंड हुआ था, क्योंकि थर्ड अभी तक हुआ नहीं, मीडिया को छोड़कर वर्ल्ड वार थर्ड अभी कहीं नहीं हुआ, तो वर्ल्ड वार सेकंड जो हुआ है लास्ट, उसकी अगर आप बात करिए तो 1939 से लेके 1945 वर्ल्ड वॉर का समय है। वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, पहले जो 2 साल 2.5 साल रहे हैं वहां पर दुनिया भर की बाजारें गिरी हैं। यहां पर हम S&P का डाटा रख रहे हैं। जाहिर सी बात है, S&P का जो डेटा है, S&P 500 को हम मान के चल रहे हैं, जो कि 1957 से पहले S&P 90 के नाम से जाना जाता था। उसके बाद S&P 500 हुआ, और दुनिया भर का सबसे बड़ा बेंचमार्क जो है वो S&P को माना जाता है। तो 1939 से लेके 1941 तक, इवन 1939 से लेके 1940 का जो पीरियड है वो ओवरऑल वहां बहुत बड़े करेक्शन का नहीं है, यद्यपि वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था। लेकिन जब पर्ल हार्बर वाली घटना होती है और उसके बाद फिर जाहिर सी बात है कि जिस तरह से दुनिया में एकाएक बहुत बड़ा लेवल पर, पैमाने पर वर्ल्ड वॉर में नई एंट्री हुई थी 1941 में पर्ल हार्बर के केस के बाद, उसके बाद वहां पर अमेरिका में या दुनिया भर के स्टॉक मार्केट जो उस समय थे उनमें गिरावट हुई थी, और वहां पर करीब करीब 15 से 18% तक की स्टॉक मार्केट वाइज गिरावट हुई। लेकिन 42 से लेकर 45 तक, जब तक कि वर्ल्ड वॉर खत्म होने को आया, मार्केट 50% से ज्यादा बढ़ चुकी थी। तो अगर 1939 से लेकर के 1945 का समय याद किया जाए, जिसमें 1942 से 45 के पीरियड में मार्केट 50 नहीं 60 से 65% बढ़ी थी, तो अगर 39 से लेकर 45 का पीरियड देखा जाए, जो पूरा वर्ल्ड वॉर का पीरियड है, उसमें मार्केट जो है 50% बढ़ी थी। तो पहली चीज है कि वर्ल्ड वॉर थर्ड हो जाएगा, उसके नाते आप डर भय में जी रहे हो, तो वर्ल्ड वॉर सेकंड में क्या हुआ है वो आपके सामने स्पष्ट है कि बाजारों में वर्ल्ड वॉर में भी गिरावट नहीं होती है। तो 1942 से 45 में काफी बड़ी रैली हुई, और अल्टीमेटली 50% का रैली आपको 1939 से लेके 45 के बीच में मिलती है। इसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी लड़ाई इस बीच में दिखती है, उसके बाद वो 50 से 53 की लड़ाई है, जो कि कोरिया का वॉर है। कोरिया के वॉर के समय भारत जो है आजाद हो चुका है, 50 में हम आजाद हो चुके थे, लेकिन चूंकि अभी हमारे पास वहां डेटा नहीं है, चूंकि हमारा मार्केट का डेटा हमको 91 से प्राप्त है, तो उसके बाद हम इंडियन मार्केट के बारे में भी आपको बात करेंगे। बट अल्टीमेटली अगर आप कोरियन वॉर के बाद देखिए तो 50 से 53 कोरियन वॉर हुआ। शुरू के पहले कुछ महीनों के अंदर मार्केट में करीब 12% का गिरावट हुआ, और उसके बाद जो है बाजारों में 60% की तेजी आई। 3 साल चला वॉर, 50 से 53 एक बड़ा वॉर रहा, एशिया का वॉर था, काफी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग को यहाँ डिस्टर्बेंस हुई थी, और उसके बावजूद भी स्टॉक मार्केट 53 में 50 से 60% तक बढ़ चुका है। इसके बाद वियतनाम का वॉर आता है, जो कि काफी लंबे समय तक चलने वाला वॉर है, 65 से लेके 75 तक वियतनाम का वॉर आता है। 62 में भारत भी लड़ा था, लेकिन उस पीरियड में भी बाजारों को कोई बहुत फर्क नहीं पड़ा था, यद्यपि उस समय कोल्ड वॉर भी चल रही थी। कोल्ड वॉर का पीरियड भी उस समय ऑन हो चुका था, और दुनिया भर में काफी हद तक ध्रुवीकरण दिख रहा था अलग अलग देशों के वाइज, उनके ट्रेड को लेकर के। और भारत निश्चित रूप से उस समय, चूंकि हम गुटनिरपेक्ष की स्थिति में थे, लेकिन एक टिल्ट जो है हमारा
काफ़ी हद तक रसिया की तरफ में था। उस पीरियड में अगर आप बात करिए वियतनाम की लड़ाई के समय, तो 65 से 75 वियतनाम की लड़ाई, चूंकि अमेरिकन स्टॉक मार्केट इसको इतना बड़ा लड़ाई के रूप में नहीं देख रहा था, लेकिन उसके बाद हुआ ये कि बहुत ज़्यादा ही नुकसान होना शुरू हुआ अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग को, और साथ में महंगाई अमेरिका में बढ़ी, तो अमेरिकन स्टॉक मार्केट गिरे थे ज़्यादा, लेकिन बाकी मार्केट जो उस पीरियड के उपलब्ध हैं वहाँ पे उतनी बड़ी गिरावट नहीं हुई थी। लेकिन हाँ, अमेरिकन स्टॉक मार्केट जरूर वहाँ पर थोड़ा निगेटिव रिटर्न दिया था, फ्लैट टू निगेटिव रिटर्न है, करीब 7 से 8% तक का फॉल देखने को मिला था। इसके बाद ऑयल क्राइसिस आया था 1973 में। वो ऑयल क्राइसिस के समय जो है अमेरिका में या ये कहिए पूरे ग्लोबल मार्केट में एक गिरावट देखने को मिली थी, तकरीबन 17% आपका मार्केट ऑयल क्राइसिस में गिरता हुआ दिखाई पड़ा था। इसके बाद जो है आपका 82 की लड़ाई आती है, जब यूके ने अर्जेंटीना के साथ लड़ाई करी, फॉकलैंड वॉर जिसको बोलते हैं, 1982 का पीरियड है, करीब करीब मार्केट 14% बढ़ी थी उस समय में। अब इसके बाद गल्फ वॉर 90-91, हमारा मार्केट भी उपलब्ध हो चुका है 90-91। उस समय अगर आप अमेरिकन मार्केट की बात करिए, S&P की बात करिए, 17% के आसपास अमेरिकन मार्केट गिरी थी, और उसके बाद वापस से फिर बहुत जबरदस्त ढंग से रिकवर करी, और वॉर खत्म होने के बाद यानी 91 के बाद बाजारों में बहुत बड़ी तेजी हुई थी। जाहिर सी बात है, आपको पता ही होगा कि 80 से लेकर के 2002 का जो पीरियड है वो एक गोल्डन इरा माना जाता है स्टॉक मार्केट को लेकर के, और उस पूरे पीरियड में लगातार बाजारों में एक बढ़िया तेजी आपको बनती हुई दिखाई पड़ी है। तो उस पीरियड में बाजारें बढ़ी भी थी, बट इसमें ये वॉर हुआ था भारत में। उस समय बाजार, जाहिर सी बात है, हमारी इकोनॉमी काफ़ी डिस्टर्ब थी, और वो समय था जब भारत में रुपए का 2 बार जो है आपका डिवेल्युएशन किया था। 91 में एक आदर्श बजट आया था, जिसको बजट बोलते हैं, जिसमें बहुत सारी कुछ बुल रन की बातें की गई थी, और दुनिया के लिए भारतीय बाजारें खोल दी गई थी। और जाहिर सी बात है, वो पीरियड है जिसमें हर्षद मेहता के नाते मार्केट में एक बड़ी रैली थी, तो वो पीरियड में भारतीय बाजार भी आपको काफ़ी बढ़ के मिले थे। अब यहाँ पर जो हमारे रिसेंट पास्ट हैं उनकी वॉर की अगर आप चर्चा कीजिए, इवन भारत का जो कारगिल वॉर हुआ पाकिस्तान के साथ, जाहिर सी बात है S&P को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बट इंडियन बाजारों को फर्क पड़ता है। तो उस पीरियड में जब कारगिल वॉर हुआ था, शुरू के करीब 1 महीने तक मार्केट जो है करीब 10% तक गिरा था, 10 से 12%, और उसके बाद वॉर खत्म होते होते तक हम अपने वापस से हाइस पे पहुंच चुके थे। करीब नीचे से वॉर के पीरियड में अगर देखते हैं तो 20 से 22% तक की रैली जो है आपको कारगिल वॉर के समय में भी देखने को मिलती है। इसके बाद 2001 से लेके 2011 और 2003 से लेके 2011 ये पीरियड आप मान के चल सकते हैं, जिसमें अफगानिस्तान, जिसमें इराक, जिसमें यूएस के साथ सब लोग लड़ते रहे, यानी मिडिल ईस्ट की एक अलग प्रॉब्लम बनी रही, जिसमें क्रूड ऑयल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चिंता बनी रही। शुरुआती पीरियड में मार्केट में थोड़ी गिरावट हुई, लेकिन लास्ट तक होते होते रिकवरी, चूंकि बहुत लंबा पीरियड है, और आपको पता ही है कि 2000 से लेकर के .com बबल हुआ, 2000 में वहाँ पे बाजार गिरी थी, फिर 2002 से लेकर 2008 एक बहुत बेहतरीन बुल रन था उस पीरियड में, जब अफगानिस्तान में भी लड़ाई चल रही थी, बट अल्टीमेटली तो बुल रन था उस पीरियड में। और फिर 2008 की मंदी आती है, जाहिर सी बात है वो मंदी किसी अन्य कारण से आई थी। तो इस वॉर से भी बाजारों को कोई खास फर्क नहीं पड़ा था एकदम। इस वॉर के दौरान क्रूड प्राइसेज बढ़ रहे थे, और क्रूड प्राइस के बढ़ने के बावजूद भी आपका इंडियन स्टॉक मार्केट भी बबल कर रहा था, लगातार बढ़ रहा था। तो 2002 इवन 2001 के बाद से भारतीय बाजार भी अपनी अभी तक की इतिहास की जो सबसे बड़ी रैली है भारतीय बाजारों की, वो 2002 से लेकर 2008 के पीरियड में आपको देखने को मिली थी। इवन 2011 के बाद वापस से 2013-14 तक अगर आप पीरियड जोड़ो तो वो बड़ी रैली है आपके यहाँ। 2008 में जाहिर सी बात है चाइना और जॉर्जिया के बीच में लड़ाई हुआ। 2008 की जो चाइना और जॉर्जिया की लड़ाई है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं रखती है। कारण उसका ये है कि दुनिया में ऑलरेडी एक इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था, और 2008 में दुनिया भर की बाजारों में गिरावट हुई थी, लेकिन उसका कारण कुछ और था। इसके बाद यूक्रेन के क्रीमिया वाले क्षेत्र में रसिया का अटैक हुआ था। S&P करीब 2014 में 12-13% घटा था, लेकिन यहाँ पर फिर वही है कि रसिया के क्रीमिया के अटैक के नाते नहीं घटा था। वो एक टैपर टेंडरम की स्थिति थी, जब ब्याज दरें घटाई जा रही थी और भारतीय बाजारों से भी पैसा अमेरिका की तरफ शिफ्ट हो रहा था, और अमेरिका में भी जो सस्ते ब्याज के नाते स्टॉक मार्केट थोड़ा करेक्ट कर रहा था। तो 2014 यद्यपि भारत में एक ड्रीम रन उसके पहले रहा है, क्योंकि भारत में जाहिर सी बात है उस समय 2014 में सत्ता परिवर्तन
होता है और सत्ता परिवर्तन से एक साल पहले 2013 से भारतीय बाजारों में एक अच्छी रैली चल रही थी, और जो कि रैली खत्म नहीं हुई थी, यद्यपि 2014 में सरकार बदलने के बाद बाजार बहुत ज्यादा नहीं भागे थे, लेकिन 2013 में ऑलरेडी बाजार बहुत ज्यादा भाग चुके थे। एक बड़ी रैली हमको 2013 में ऑलरेडी मिल चुकी थी, तो 14 में थोड़ा हमने करेक्शन दिखाया था, बट अल्टीमेटली 15 और 16 वापस से हमने नए लाइफ हाइज लगाए थे। तो वो पीरियड में भारतीय बाजारों के संदर्भ में अगर आप बात करिए तो वो एक बुल पीरियड था, जिसमें लगातार भारतीय बाजार ऊपर की तरफ में बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे थे। तो वहां पे कोई इतना बड़ा इशू आ नहीं रहा था। अल्टीमेटली आप देख रहे हैं कि कहीं भी वॉर हो रहा है, लेकिन उसका कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट असर दुनिया भर की बाजारों में या फिर भारतीय बाजारों में नहीं आ रहा। मैं ये जो सारे डेटा दे रहा हूं, जाहिर सी बात है एक एक डेटा के साथ बाजारों का क्लिप जोड़ पाना संभव नहीं है, लेकिन मैं जिन समय की बात कर रहा हूं, चाहे आप AI यूज करिए, चाहे आप गूगल यूज करिए, चाहे आप चार्टिंग का कोई टूल यूज करिए, जा करके उन इरा को चेक कर सकते हैं कि उन इरा के जो परसेंटेज मैं बोल रहा हूं वो लगभग 99.9% सही है। कोई एक आधा पॉइंट्स में डिफरेंस हो सकता है, बट वो नियर अबाउट वो सारे नंबर सही आपके सामने हैं। और इधर जो स्थिति है अभी इजराइल वाला, तो ऐसा नहीं है कि मार्केट ने इसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा असर दिखाया है। बाजार कहीं हद तक इसको भूल के चल रहा है, और वापस से जाहिर सी बात है यूक्रेन संकट चल ही रहा है और उसको भी बाजारों ने काफी हद तक निगलेक्ट कर दिया है। बाजार लगातार तेजी कर रहे हैं और तेजी ही आगे आपको देखने को मिल रही है। तो अगर आप ये कहिए कि दुनिया भर की बाजारों की में यूं कहिए कि जब वॉर होता है तो बहुत बड़ा क्राइसिस आ जाता है, ये सब यूट्यूब का नैरेटिव है। अगर आप इंडियन मीडिया देखते हैं तो आप बाजार में कभी सक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि आप डर के भावना से ओतप्रोत हो चुके होंगे। क्योंकि वहां पर, और सिर्फ मीडिया, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो मेन चैनल है, वो चैनल बहुत सारे यूट्यूब पे भी भरे पड़े हैं, जहां पे रोज वॉर हो रही है, जहां रोज सरकार घट रही है, जो सरकार गिरा देते हैं, जहां लड़ाइयां होती रहती हैं। एक्चुअली वो उसी को कंज्यूम कराना चाहते हैं दर्शकों को, और उनका दर्शक वो कंज्यूम कर रहा है। लेकिन अगर आप वो कंज्यूम कर रहे हैं तो आप स्टॉक मार्केट मेंटेलिटी से बाहर हो जाएंगे। आप स्वस्थ मानसिक संतुलन नहीं बना पाएंगे कि बाजारों को लेकर के आप सही डिसीजन ले पाएं। डिसीजन ये कहता है कि वॉर जो है वो पीरियड, शुरुआती वॉर का पीरियड, कोई भी वॉर हो, शुरू का पीरियड, शुरू के 10 दिन, जनरली जो बड़े वॉर हैं, छोटे वॉर हैं, अगर आप बड़े वॉर की बात करिए तो शुरू का 1 से सवा महीना, और अगर आप छोटे वॉर हैं तो शुरू के 3 से 5 दिन अगर बाजारों में जो गिरावट होती है, उन पीरियड्स को अगर आप बाई करते हैं, और उसके बाद जो अगले महीने भर रखिए, 2 महीने रखिए, साल रखिए, वो सब में बाजारों में तेजी होती है। तो वॉर एक सिग्निफिकेंट कारण नहीं हो सकता किसी भी इन्वेस्टर के लिए 100 साल का इतिहास पढ़ने के बाद, कि वो वॉर से डर जाए, इवन वर्ल्ड वॉर से डर जाए, कि उसके लिए वो सब कुछ बेच बांच के बाहर चला जाए। अल्टीमेटली मार्केट सुधरती हैं और वहां से वो रिवर्स करती हैं और वो ऊपर जाती हैं। तो वॉर इज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू टाइम टू बाई, यानी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपको टाइम है, वहां पर आप बाई कीजिए और वहां पर हिम्मत दिखाइए। जब ब्लड बात होता है तो हिम्मत दिखाने की, हिम्मत लाने के लिए भी आपके अंदर बहुत हिम्मत की जरूरत है। तो सिर्फ वॉरेन बफेट को सुन लेने से काम नहीं चलेगा, हिम्मत दिखानी पड़ेगी। वॉरेन बफेट अगर आपको बनने की कोशिश करनी है, वैसे वॉरेन बफेट के बारे में आपको बहुत कुछ और पढ़ना सीखना चाहिए। जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं उनको तो बिल्कुल ही नहीं पता है वॉरेन बफेट क्या चीज़ है। किसी और वीडियो में किसी और दिन आपको जरूर समझाऊंगा कि वॉरेन बफेट की होल्डिंग पीरियड को अगर आप देखोगे तो समझ में आएगा कि कुछ भी वो बहुत 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 चेंज करते हैं एक्चुअली उन चीज़ों को। खैर, तो अल्टीमेटली डरने की जरूरत नहीं है। वॉर के समय में और उसी पीरियड में, चाहे वॉर हो रहा है तभी पीटर लिंच बन रहे हैं, वॉर हो रहा है तभी वॉरेन बफेट बन रहे हैं, इसीलिए मैंने नाम लिया उनका। दुनिया के जो बड़े ट्रेडर्स रहे हैं, दुनिया के जो बड़े हेज फंड्स रहे हैं, दुनिया के जो बड़े पैसा कमाने वाले लोग रही हैं, इंडस्ट्रीज रही हैं, वो वॉर के पीरियड में ही बन रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो उस टाइम धंधा नहीं कर रहे होते हैं, वो बैठ के शांति से सो रहे होते हैं, नहीं, वैसा नहीं होता। तो आपको एक तरफ रखना पड़ेगा युद्ध को, युद्ध के विचारों को, और उस बेहद बेवकूफाना बातों को जो आप सुन करके अपने पोर्टफोलियोज को खत्म करते हैं। आपको हमेशा ध्यान उस बात पे रखना पड़ेगा कि कैसे अच्छी चीजों के ऊपर आप फोकस करें, सही शेयर को बाई करें, सही शेयर को होल्ड करें। लेकिन बार बार वर्ड है सही। आप लोगे कबाड़ा तो वो कबाड़ा ही रहेगा। आपको सही स्टॉक खोजना आना चाहिए। कई लोग फंडामेंटली उसको खोजते हैं कि बहुत घटा हुआ शेयर है उसको ले लो, नहीं, नहीं चलेगा। मैं बहुत बार ये बात आपसे कह चुका हूं कि अगर कोई बहुत गिरा कुचला दबा शेयर आप खरीद रख रहे हो तो उसका कुछ लाभ अब नहीं है, अल्टीमेटली वो नहीं चलेगा। आपको सही स्टॉक्स, मोमेंटम स्टॉक जहां ब्रेकआउट्स हो रहे हैं उनको फोकस करना पड़ेगा, तभी आपका बाजारों में पैसा बनेगा। क्योंकि स्टॉक मार्केट काफी चेंज हो जाता है। बहुत बार होता यह है
कि आप बहुत पुरानी पुरानी किताबें पढ़ लेते हैं, कोई बेंजामिन फ्रैंकलिन की किताब पढ़ लिया, कोई किसी की किताब पढ़ लिया, अल्टीमेटली उससे आप सोचते हैं कि आप सक्सेस हो जाओगे, नहीं होगे। वो आज से 100 साल पहले लिखी है। आप 20 साल पुरानी किताब पढ़ लो, आप 10 साल पहले पुरानी किताब पढ़ लो, वो भी काम नहीं करेगी। ये मार्केट बहुत जल्दी इवॉल्व होता है। तो बाजारों में आपको हर समय इवॉल्व होना है, और एक आम नागरिक के रूप में आप इवॉल्व नहीं होते। ये माना जाता है कि जो आम नागरिक होते हैं वो बहुत धीरे धीरे करके अपने ब्रेन को आगे की तरफ बढ़ा पाते हैं, और एक उम्र के बाद वो इवॉल्व नहीं कर पाते, अपने आप को नया चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाते, या यूं कहीं नई चीज़ों का एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। जबकि स्टॉक मार्केट जो होती है वो रोज रिवॉल्व होती है और रोज इवॉल्व होती है, नई 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 चीज़ें रोज बाजारों को पोषण देती है। तो जाहिर सी बात है कि आपको इसी तरह से सोचना पड़ेगा। खैर, आज का मेरा जो वीडियो था ये फुल्ली कंसंट्रेटेड है वॉर के ऊपर। तो अगर वॉर हो रही है उसके नाते आप डरिए मत। वॉर की स्थिति में यही कुछ होता है, और आपको सही विचार बनाने में इस चैनल पे मैं पूरी कोशिश करता हूं कि सही अप्रोच, सही बिल्डअप बने, सही जानकारी हो, सही डेटा हो, सही इंफॉर्मेशन हो। और अगर आप उन लोगों को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं जिनके पास मिलियंस व्यूज़ हैं, तो उससे होगा ये कि वो तो आपको अपने व्यूज़ के लिए बनाए जा रहे हैं, बट आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। और अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, मैं बार बार आपसे कहूँगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। सभी लोग कमेंट कर सकते हैं, अच्छे कमेंट, बुरे कमेंट, या जो भी आपको समझ में आता है, बट कमेंट्स कीजिए ताकि एटलीस्ट उसको गूगल पकड़े, एटलीस्ट यूट्यूब को समझ में आए कि वीडियो कंटेंट अच्छा है, एटलीस्ट वो उसको ज़्यादा लोगों के सामने ले आ जा पाए, और उससे फिर चैनल बड़ा होगा और आपको भी बेनिफिट होगा कि हम और भी इस टाइप से रिलेटेड, इस टाइप से इंफॉर्मेशन निकाल के आपके सामने ला करके रख देंगे। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।